हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने जो चैप्टर हमने डिस्कस किया था वो था आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, और इसमें मैंने आपको मैटर की डेफिनेशन कवर कराई थी। मैटर क्या होता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट को मैटर कहने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको स्टेट ऑफ मैटर हम पढ़ रहे थे, स्टेट ऑफ मैटर की हम बात कर रहे थे। स्टेट मैंने आपको समझाई थी कि स्टेट वर्ड का मीनिंग क्या होता है। स्टेट वर्ड का मीनिंग आपको बताया था मैंने कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो इनके जो सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उनका जो अरेंजमेंट है, किस तरह से वो 3D में प्रेजेंट हैं, वो स्टेट को डिनोट करता है। और इस स्टेट के बेसिस पे मैटर को हमने 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया। पहला हमने जो डिस्कस किया था वो था हमारा सॉलिड स्टेट। सेकेंड जो हमने डिस्कस किया वो था हमारा लिक्विड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट में मैंने कौन कौन सी चीजें आपको बताई। देखिए, सॉलिड स्टेट में मैंने आपको बताया था शेप, साइज, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। उसके बाद बात की थी हमने इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस। नेक्स्ट हमने बात की थी डेंसिटी, और फिर बात की थी हमने मोबिलिटी या मोशन, या हम कहें डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक थे जो हमने सॉलिड और लिक्विड दोनों में ही स्टडी किए थे। आइए वापस से मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। बात करेंगे सबसे पहले सॉलिड स्टेट की। सॉलिड स्टेट में हमने देखा था कि जो सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका हमें इस तरह का बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट देखने को मिला था, और इसके बेसिस पे हमने कहा था कि भाई इस तरह का अगर अरेंजमेंट है, इसका मतलब जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस हैं वो कैसी हैं, बहुत ही ज्यादा लो हैं, और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस कैसे हैं, हाई। और जब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस हाई होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होगी, तो स्वाभाविक सी बात है शेप हमने यहां से देखा, शेप कैसी होगी, शेप डेफिनेट शेप हमें देखने को मिलेगी। और शेप के बाद हमने बात की थी इसके वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम भी कैसा हमें देखने को मिला, सॉलिड में डेफिनेट वॉल्यूम देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद बात की थी हमने डेंसिटी की। डेंसिटी में मैंने आपको बताया था डेंसिटी D इक्वल्स टू होता है m/v, मास अपॉन वॉल्यूम। और मास अपॉन वॉल्यूम जब हमने पढ़ा तो हमने देखा कि जो सॉलिड हैं उनके पर यूनिट वॉल्यूम में बहुत सारा मास, बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। इसका मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। मतलब डेंसिटी कैसी मिलेगी हमें देखने को, डेंसिटी हमें हाई देखने को मिलेगी। फिर हमने बात की थी डिफ्यूजन की। तो डिफ्यूजन में मैंने आपको बताया था कि इनके जो सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच बहुत ज्यादा अट्रैक्शन प्रेजेंट है। अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से अगर आप मैक्रोस्कोपिक लेवल पर देखोगे तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हमें किसी तरह का मोशन, किसी तरह का डिफ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम सॉलिड्स की माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी करें तो हम देखेंगे कि इनके जो सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स में हमें वाइब्रेशनल मोशन देखने को मिलेगी। ठीक है, ये हमने सॉलिड में कवर किया। उसके बाद हमने बात की थी लिक्विड स्टेट के बारे में कि लिक्विड स्टेट क्या होती है, किसी भी कंपाउंड की लिक्विड स्टेट में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती हैं। तो हम बात करेंगे लिक्विड स्टेट को, एक बार रिवाइज करेंगे। देखिए, लिक्विड स्टेट में मैंने आपको बताया था कि जो सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो सॉलिड के जैसा पास पास नहीं होता है, कुछ डिस्टेंसेस हमें देखने को मिलती है। यानी हम कहेंगे कि जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस हैं वो ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू सॉलिड, और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस जो हैं वो सॉलिड की तुलना में कैसे होंगे, कम होंगे। इस तरह के डिसीजन से हम क्या देखते हैं कि जो वॉल्यूम है लिक्विड का वो तो हमें फिक्स या डेफिनेट देखने को मिलता है, लेकिन अगर बात करें शेप की तो शेप हमें इनडेफिनेट देखने को मिलती है। यानी आप लिक्विड को जिस तरह की, जिस शेप के बीकर में, जिस शेप के फ्लास्क में रखोगे वो उसी तरह का शेप एक्वायर कर लेगा। लिक्विड का कोई भी फिक्स शेप हमें देखने को नहीं मिलेगा, जबकि वॉल्यूम जो है वो उसका वही रहने वाला है, वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा। यानी अगर आपने शुरू में 1 लीटर लिक्विड लिया है तो बाद में भी आपको 1 लीटर लिक्विड ही देखने को मिलेगा, वो कम ज्यादा नहीं होगा।
ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी अगेन हमारी होती है D इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, और अगर हम यहां पर देखें तो पर यूनिट वॉल्यूम जो मास है, जो सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, वो सॉलिड के कंपैरिजन में कम है। सॉलिड के कंपैरिजन में कम होने की वजह से हम कहेंगे कि जो डेंसिटी है वो हमें कम देखने को मिलती है एज कंपेयर टू लिक्विड्स, ठीक है, सॉरी एज कंपेयर टू सॉलिड्स। अब बात करेंगे मोबिलिटी और डिफ्यूजन मोशन के बारे में। तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि डिफ्यूजन दो तरह का होता है। लिक्विड्स में जो डिफ्यूजन मिलेगा उसमें हम देखेंगे कि लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए आगे की ओर मूव करते हैं, वो एक दूसरे को छोड़कर पूरी तरह से रैंडमली इधर उधर नहीं भागते। तो ये हमने इसके बारे में पढ़ा, और लास्ट में मैंने एक टॉपिक डिस्कस करने के लिए कहा था आपसे आज की क्लास में, जिसका नाम था कंप्रेसिबिलिटी। तो हम बात करेंगे कंप्रेसिबिलिटी के बारे में, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे लिक्विड स्टेट को। सॉरी, नॉट लिक्विड स्टेट, लिक्विड तो हमने डिस्कस कर लिया है, हम डिस्कस करेंगे गैसियस स्टेट को। देखिए, आज हम गैसियस स्टेट को डिटेल में समझेंगे। बात करेंगे गैसियस स्टेट। देखो बच्चों, ये थर्ड स्टेट है हमारी किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। बात करेंगे गैसियस स्टेट की। तो बेटा जब गैसियस स्टेट की हम बात करते हैं तो गैसियस स्टेट में अगर हम सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की पोजीशन के बारे में बात करें, उनके ऑर्डर के बारे में बात करें, तो हम पाते हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, किसी भी गैसियस फॉर्म में किसी सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल हैं, ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी पर उपस्थित होते हैं। अगर ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी पर उपस्थित हैं तो यहां से क्या कंक्लूजन हम निकालेंगे कि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच लगने वाला जो फोर्स है, जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के नाम से जानते हैं, वो कैसे हैं? दे आर वेरी लेस। वो कैसे हैं? बहुत कम हमें देखने को मिलेंगे। अट्रैक्शन फोर्सेस बहुत कम होंगे, और जब अट्रैक्शन फोर्सेस कम है, डिस्टेंस तो हम देख ही पा रहे हैं ज्यादा है, तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कैसी है? यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस हमें यहां पर बहुत हाई देखने को मिलेगी। अब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस हाई है, इसका मतलब भी यही हुआ कि इनके मॉलिक्यूल्स या सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट है, या तो वो बहुत कम है या है ही नहीं, ठीक है। यहां से अब हम बात करें गैसियस स्टेट की डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन हम स्टडी करते हैं, एक तो शेप के बेसिस पे और एक वॉल्यूम के बेसिस पे। तो मैं आपको बता दूं कि जो गैसियस स्टेट है, जब भी कोई कंपाउंड गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होता है तो ना तो हमें कोई उसका फिक्स शेप देखने को मिलता है और ना ही हमें उसका कोई फिक्स वॉल्यूम देखने को मिलता है। यानी शेप और वॉल्यूम दोनों ही कैसे होंगे? दोनों ही इनडेफिनेट हमें दोनों ही इनडेफिनेट देखने को मिलेंगे। यानी शेप भी इंडेफिनेट होगी, वॉल्यूम भी इंडेफिनेट होगा। यानी कि अगर हम और इसको डिटेल में समझें तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भाई आप, जैसे हम इस कमरे की बात करें जिसमें हम प्रेजेंट हैं, तो इस कमरे में जो गैस है, जो एयर है, हम उसका वॉल्यूम क्या है? अगर हम इस कमरे को बंद कर दें तो जो गैस है उसका वॉल्यूम कितना वॉल्यूम होगा? इस कमरे के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर उसी गैस को निकाल के मैं इससे बहुत बड़े कमरे में ले जाऊं तो वहां पर वो गैस क्या करेगी? उस पूरे कमरे में फैल जाएगी। तो उसका वॉल्यूम क्या किया? वॉल्यूम उसका चेंज हो गया। और इसी तरह से शेप भी क्या हो गई? चेंज हो गई। ये कमरा जो है हमारा रेक्टेंगुलर है मान के चलिए, और नेक्स्ट अगर हम बात करें किसी ऐसे दूसरे कमरे की बात करें, मान के चलिए जो हमारा कैसा है? रेक्टेंगुलर नहीं है, किसी दूसरी शेप का है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स तो क्या करेंगे? उसमें भी पूरी तरह से सभी जगह पर क्या करेंगे? स्प्रेड हो जाएंगे, फैल जाएंगे। यानी वो उसका शेप एक्वायर कर लेंगे और अपना पुराना शेप जो है वो खो देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। इस तरह से हम देखेंगे कि शेप और वॉल्यूम दोनों ही हमें गैसियस स्टेट में इंडेफिनेट देखने को मिलते हैं, यानी निश्चित देखने को नहीं मिलते, ये अनिश्चित होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें अब इससे आगे
तो फिफ्थ पॉइंट है हमारा डेंसिटी। हम बात करेंगे डेंसिटी की, तो डेंसिटी होती है D इक्वल्स टू एम अपॉन वी, जहां एम होता है हमारा मास और वी होता है हमारा वॉल्यूम। और मास को आप ऐसे समझिए अभी नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा, और अगर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी कम। तो जैसा कि मैंने अभी आपको गैसेस स्टेट में बताया कि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, तो यहां हम देखेंगे कि पर यूनिट वॉल्यूम में जो सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, यानी नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है बहुत कम है। अतः डेंसिटी कैसी होगी, डेंसिटी हमें गैसेस में वेरी लो देखने को मिलेगी, बहुत कम डेंसिटी हमें इनमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मोबिलिटी, या हम बात करें डिफ्यूजन की, तो देखिए नेक्स्ट 6 पॉइंट हम कवर करेंगे जो है हमारा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की अगर बात करें तो हमें हाईएस्ट डिफ्यूजन देखने को मिलेगा, हमें हाईएस्ट डिफ्यूजन देखने को मिलेगा किसमें, गैसियस स्टेट में। और गैसियस स्टेट में हाईएस्ट हमें डिफ्यूजन देखने को मिल रहा है। उसका रीजन क्या है कि इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस हैं इनका वैल्यू कैसा है, बहुत कम है, दे आर वेरी लो। और अगर इनके बीच अट्रैक्शन फोर्सेस कम है तो इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा कि भाई जब अट्रैक्शन फोर्स कम है या ना के बराबर है तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को किसी भी अट्रैक्शन फोर्स से अट्रैक्ट नहीं करेंगे, यानी यदि इन्हें खुला छोड़ दिया जाए तो ये एक दूसरे से अनंत दूरी तक विस्थापित हो सकते हैं, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस एक दूसरे से ट्रेवल कर सकते हैं, यानी ये बहुत दूर दूर शिफ्ट हो जाएंगे, यानी हमें डिफ्यूजन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट, जो हमने लास्ट क्लास में बोला था आपसे, जिसका नाम है कंप्रेसिबिलिटी। इसका नाम क्या है, कंप्रेसिबिलिटी। देखिए ये आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है हमारा, बात करेंगे कंप्रेसिबिलिटी की। देखिए कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है। कंप्रेसिबिलिटी जो है इसमें वर्ड आपको दिख रहा है कंप्रेस। कंप्रेस करने का मतलब है टू प्रेस, यानी कि यदि हम किसी चीज को प्रेशराइज करें, टू प्रेशराइज, ठीक है, टू प्रेशराइज। प्रेशराइज का मतलब यदि हम किसी चीज पर दबाव लगाएं, जैसे मान के चलिए ये मेरे पास एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में कुछ गैस के मॉलिक्यूल इस तरह से प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरह से कुछ गैस के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं और इसके ऊपर मैंने एक पिस्टन लगा रखा है, और इस पिस्टन X पर यदि मैं F फोर्स जनरेट करूं तो इस पर क्या होगा, इसके पर यूनिट एरिया पर एक प्रेशर जनरेट होगा, ठीक है। प्रेशर को हम कैसे बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं F अपॉन ए, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहां पर एक प्रेशर जनरेट होगा और उस प्रेशर के लगने से क्या होगा, जब प्रेशर जनरेट होगा तो ये पिस्टन धीरे 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 नीचे शिफ्ट करेगा, और नीचे जब ये शिफ्ट करेगा तो होगा क्या कि जो गैस के मॉलिक्यूल, जो आप देख सकते हैं ये हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हैं, जो अभी इतने बड़े वॉल्यूम में प्रेजेंट हैं, वो क्या होंगे, प्रेशर लगाने के बाद इस तरह से कम वॉल्यूम के अंदर क्या होंगे, इस तरह से कम वॉल्यूम में क्या कर जाएंगे, ये सिमट के या इकट्ठे हो जाएंगे। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर आप देख सकते हैं कि यदि पहले वॉल्यूम V1 था और अब वॉल्यूम V2 है, तो वॉल्यूम में जो चेंज होगा वो हो जाएगा डेल्टा V, यानी V1 माइनस V2। और आप देख सकते हैं यहाँ पे दैट V2 इज वेरी वेरी लेस देन V1। यहां हम कहेंगे वेरी वेरी की हम कम कर देते हैं, हम कहते हैं V2 इज लेस देन V1। तो हमने क्या देखा कि जो गैस के मॉलिक्यूल पहले ज्यादा वॉल्यूम में थे वो अब कम वॉल्यूम के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। यानी जब आप कोई प्रेशर जनरेट करें किसी सबस्टेंस के ऊपर, और प्रेशर जनरेट करने से उसके सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो अपना वॉल्यूम चेंज कर लें, यानी उनके वॉल्यूम में क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, कमी हो जाए। तो ये जो डिक्रीज हमें देखने को मिला है, ये जो डिक्रीज हमें वॉल्यूम में देखने को मिलता है, इसी को हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। अब बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के केस में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम बात करते हैं सॉलिड की, तो सॉलिड में क्या है,
सॉलिड में जो सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो पहले ही एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में हैं, यानी इनके बीच कोई डिस्टेंस ही नहीं है। तो अगर आप इन पर कोई प्रेशर जनरेट करोगे तो क्या इनके वॉल्यूम में कोई चेंज होगा? नहीं होगा, यानी डेल्टा बी हमें लगभग 0 देखने को मिलेगा। लगभग 0 का मतलब है कि वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ, यानी जो सॉलिड हैं हमारे, ये हमारे सॉलिड हैं, ये हमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं दिखाते, ये कंप्रेसिबिलिटी शो नहीं करेंगे। कंप्रेसिबिलिटी कितनी मिलेगी हमें? नेग्लिजिबल। हमें कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल यानी ना के बराबर, यानी लगभग 0 हमें देखने को मिलती है। वहीं अगर हम बात करें लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में हमें कुछ गैप देखने को मिलता है, कुछ इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस हमें देखने को मिलती हैं, और इस बेसिस पे हम क्या कहेंगे कि भाई अगर इस पर आप कोई प्रेशर जनरेट करो तो इसके वॉल्यूम में हमें कोई ना कोई चेंज देखने को मिलेगा, यानी डेल्टा वी जो है ये इक्वल्स टू 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि जब आप इन्हें प्रेस करेंगे तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है ये कवर होगी, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास आएंगे और वॉल्यूम चेंज करेगा, यानी डेल्टा वी की वैल्यू 0 नहीं होगी। डेल्टा वी जो होगा हमारा, ये डेल्टा वी हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। डेल्टा वी की वैल्यू हमें कुछ देखने को तो मिलेगी। तो इस केस में क्या हुआ, हमने देखा कि भाई लिक्विड्स जो हैं ये कुछ अमाउंट यानी कुछ रेंज में हमें कंप्रेसिबिलिटी शो करते हैं, और गैस के बारे में मैंने अभी आपको पढ़ा ही दिया कि गैस के मॉलिक्यूल्स तो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर प्रेजेंट हैं, और अगर दूर दूर प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये बहुत ही ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी शो करेंगे, यानी प्रेशर लगाने पर ये अपना वॉल्यूम बहुत तेजी से डिक्रीज करेंगे, इनके वॉल्यूम में बहुत तेजी से कमी देखने को मिलेगी। तो हमने कंप्रेसिबिलिटी को सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के रेस्पेक्ट में पढ़ा। सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी हमें 0 देखने को मिली, या कहें कि लगभग 0, लिक्विड में हमें कुछ मात्रा में देखने को मिली, सॉलिड से ज्यादा, और गैसेस में हमें कंप्रेसिबिलिटी जो है ये हमें हाईएस्ट देखने को मिलती है। तो आई होप आपको सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट्स जो हैं अच्छे समझ में आई होंगी। आज की क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे, आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स का शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।